हाँ, हिजाब तो हमको भी ना, अरे अपनी नजरों पे भी तो कंट्रोल रखो। आपकी नजर हमारे छाती पे ही क्यों जाती है? एक दिन जब वो लड़की बाहर निकल पाती है तो वो आपसे झूठ बोलेगी और वो आपसे सच में वो आगे बढ़ जाएगी और आपको पता नहीं चलेगा। जो लड़का पसंद करेंगे, अब्बा पसंद करेंगे, उनकी शादी करनी है नहीं करनी ये डिसीजन भी वही करेंगे, खाली हमको बैठ के करना बोलना है कबूल है। ये तो मेरा बच्चा नहीं है, ये दूसरे का बच्चा लेके आई है, इसके पेट में दूसरे का बच्चा है। इतना मुझे बेल्ट से मारा, जितना मन किया उनका पेट भर के उन्होंने बहुत मारा। ऐसे जिंदगी ऐसे लगने लगी थी अब जिंदगी का फायदा नहीं है, अपने आप को खत्म करना चाहती थी और मैंने घासलेट यानी कि मिट्टी का तेल पी लिया। हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हसीना है। मेरा जन्म 1982 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। वहाँ पर जितना मैंने होश संभाला, जितना मुझे याद है कि मैं 8 साल की थी और मेरे जो अम्मी अब्बू थे उनको वो बहुत गरीबी थी उस टाइम पे, खेती करके खाना था। पर उन्होंने माँ बाप ने सोचा कि अभी कमाने के लिए हमारा कुछ घर चाहिए, तो हम कमाने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, परदेश जाना चाहते हैं। तो उन्होंने इरादा किया कि वो बम्बई जाएंगे और बम्बई जाके कमाएंगे, कमाने के बाद घर लेंगे और हम सभी को वहाँ पर इकट्ठा हम वहाँ रहने लगेंगे। तो मैं बहुत खुश थी कि अरे हम बम्बई जा रहे हैं। लेकिन बाद में पता चला अरे मैं नहीं जा रही हूँ, सिर्फ वो बम्बई जा रहे हैं। तो मुझे चाचा चाची के पास छोड़ दिया। मेरा छोटा भाई मेरे साथ था और मुझे उसको संभालना था क्योंकि सबसे बड़ी थी ना। जब बड़े हम होते हैं तो सारी जिम्मेदारियां हमारे ही ऊपर आ जाती है। तो अम्मी अब्बू बम्बई चले आए और मैं चाची के साथ रहने लगी। बाद में पता चला कि एक पेरेंट्स का जो प्यार होता है एक बच्चों के लिए, वो बचपन से ही महरूम होने लगी। चाची के साथ रहना, उनका अपने बच्चों के प्रति अलग व्यवहार और मेरे प्रति अलग व्यवहार, वो बहुत देख के बहुत दुख होता था। लेकिन क्या करें, संघर्ष तो करना ही है ना। फिर इसी तरह एक दिन क्या हुआ, कहते हैं ना कि हम बचपन बहुत सुंदर होता है। कोई अगर आपको पता चल जाए, समाज को अगर पता चलता है कि इसकी कमजोरी क्या है, इसके साथ कोई नहीं है, इसका कोई देखने वाला नहीं है, तो इसका फायदा उठाया जाए। उसी तरह मेरे साथ भी यही हुआ। कुछ एक दिन एक छोटी सी चीज की मांग कर ली, जैसे आज बच्चे बोलते हैं को चॉकलेट देते हैं, आज बच्चों को छोटा सा पैसे दे दिए तो वो उनकी तरफ दौड़े चले जाते हैं। उसी तरह मैंने भी एक आम के बगीचे में एक छोटे से आम की मांग की थी। मैंने क्या गुनाह किया था और वहां मेरे साथ शोषण हुआ। वो मुझे पता नहीं वो दरिंदे कौन थे, क्यों किया, क्या उनके घर में बहन बेटियां थी नहीं थी, वो मुझे कुछ उस आज हम बच्चों को सिखाते हैं कि गुड टच बैड टच क्या होता है, लेकिन उस समय मुझे कुछ नहीं पता था। मेरे साथ इतना बुरा हादसा हुआ और मैं सहती गई। न किसी को कह पाई कि मेरे साथ क्या हुआ, न किसी को कोई समझने वाला ही नहीं था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। कुछ दिन के बाद ऐसे ही दिन निकाले और पता चला कि हमारे अब्बू आए हमको बम्बई ले जाने। बहुत खुश थी। ऐसा लग रहा था कि बम्बई बड़ी ऊँची-ऊँची इमारतें होंगी, चकाचौंध रोशनी होगी, चारों तरफ हरियाली होगी, जैसे फ़िल्मों में देखा था। बहुत खुश थी। मगर बम्बई आने के बाद कुछ और ही नज़ारा देखने को मिला। पता चला कि ये तो कचरों का ढेर है और वहाँ हमें रहना है। एक 4 बाम्बू के तालपत्री में घर था और वहाँ हमें रहना था। वहाँ ना लाइट था, ना शौचालय था। पता चला ये तो डंपिंग वाला घर है। वहाँ हम रहने लगे। फिर हमने कैसे भी वहाँ पे दिन निकाला। हमारे अब्बू पानी बेचते थे, पानी बेच के हमारा हमको पढ़ाते थे। हमारा घर जो भी था वो उससे गुजारा होता था। धीरे-धीरे जब मैं बड़ी होने लगी तो मुझे पता चला अरे! मैं कब बड़ी हो गई। हमारे अब्बू बोल रहे अभी पर्दे से बाहर नहीं देखना है, पर्दे से बाहर देखना नहीं है, हिजाब पहन के निकलना है, पर्दे से झाँकोगे तो आप मार खाओगे। पर कहते हैं ना कि उम्र बहुत अल्हड़ सी थी। 14 साल की उम्र में ये नहीं समझता कि कौन क्या सिखा रहा है, बस जो करना था कर डालो। मैंने भी वही किया। एक दिन स्कूल के लड़कों को अपने घर सेवई पीने बुलाया ईद में और कुछ नहीं, वो पी के चले गए और बाद में हमारे अब्बू ने क्या किया, दरवाज़ा बंद किया और हमको बेल्ट से बहुत मारा। समझ में ही नहीं आया कि मैंने गलती क्या किया है। बाद में पता चला अरे! लड़कों से प्रॉब्लम है, यानी कि अगर लड़के घर पे आते हैं तो उनकी इज़्ज़त जाएगी, लड़के दोस्त नहीं होना चाहिए, लड़के घर नहीं आना चाहिए। अपने आप को समझा लिया, सोचा यही तो संघर्ष है लड़कियों का। फिर आगे ऐसे ही पढ़ाई करते 10वीं का एग्ज़ाम दे दिया। तो इसी तरह
हमारे अब्बू जो थे वो बहुत पुराने ख़यालात के थे। उनको लगता था कि लड़कियों को जो है ना घर के अंदर ही चार दीवारी के अंदर रखना चाहिए। अगर वो बाहर निकलने पाई तो माँ-बाप की इज़्ज़त चली जाएगी, कुछ गलत कर बैठेंगी। तो इस तरह से हुआ, तो इस तरह से मैं झूठ भी बोलने लगी। झूठ बोल के कहते हैं ना कि अगर आप लड़कियों को बाँध के रखोगे, चार दीवारी के अंदर रखोगे और वो आप ये सोचोगे कि इसको अंदर रखेंगे तो ये हमारी इज़्ज़त नहीं जाएगी। लेकिन एक दिन जब वो लड़की बाहर निकल पाती है तो वो आपसे झूठ बोलेगी और वो आपसे सच में वो आगे बढ़ जाएगी और आपको पता नहीं चलेगा। इसी तरह मैं भी झूठ बोल-बोल के बाहर घूमने लगी थी, सब कुछ करती थी, मैं नहीं बताती थी, क्योंकि मुझे आज़ादी नहीं दी जाती थी। तो इस तरह से एक दिन क्या हुआ कि फिर हमें यूपी जाना पड़ा क्योंकि मेरी बुआ की शादी थी, ऐसे ही जाना था घूमने। और वहाँ जब घूमने गए, वहाँ उनकी शादी थी, शादी में ऐसा हुआ कि कोई आया और मेरा रिश्ता पक्का कर दिया, यानी मैं पसंद आ गई। वहाँ पे फिर संघर्ष होने लगा। अभी के ज़माने में ऐसा होता है कि लड़का-लड़की को मिलाया जाता है, उनसे पूछा जाता है, क्या आप उसको पसंद करती हो? पर मेरे साथ ऐसा हुआ ही नहीं। बस जो लड़का पसंद करेंगे, अब्बा पसंद करेंगे, उनकी शादी करनी है, नहीं करनी, ये डिसीज़न भी वही करेंगे, खाली हमको बैठ के करना बोलना है, कबूल है। तो यही होता है कि हमारा डिसीज़न, हम क्या चाहते हैं, हम शादी करना भी चाहते हैं या नहीं, ये हमसे कभी पूछा नहीं जाता है। उसके बाद गाँव में गए और रिश्ता पक्का कर दिया और वहाँ बोला गया कि आप यहाँ रुको, मैं बम्बई जाता हूँ फिर से कमाने और वहाँ पे जब पैसे जमा हो जाएँगे तो बेटी की शादी कर देंगे। उस वक़्त मेरी उम्र महज़ 16 साल की थी। मेरा 10वीं का रिज़ल्ट भी नहीं आया था कि मेरी मंगनी सगाई हो गई, कार्ड छप गए, इन्विटेशन सब जगह बँट गया और सिर्फ़ 2 महीना रह गया था शादी के लिए। फिर जब 2 महीना शादी के लिए रह गया तो जो जहाँ पर मेरी बातचीत लगी थी, एंगेजमेंट हुआ था, उन्होंने बुलाया और बोला कि आप शादी तो करेंगी लेकिन आपको उसके लिए बाइक देना पड़ेगा, यानी मोटरसाइकिल देना पड़ेगा। अब्बा ने कहा मेरी 5 बेटियाँ हैं, अगर मैं इसको मोटरसाइकिल दूँगा ना तो सभी को देना पड़ेगा, मेरी इतनी औकात और हैसियत नहीं है, तो मैं नहीं दे पाऊँगा। उन्होंने क्या किया, रिश्ते को तोड़ दिया। उसके बाद जब एंगेजमेंट, सगाई, शादी सब टूट गया और न्योते सब जगह बढ़ चुके थे, तो हमारे अब्बा ने बोला उसी शर्त पे, उसी दिन पे मेरी बेटी की शादी करके बताऊँगा। और उन्होंने क्या किया, उसी डेट पे मेरी शादी किया, लेकिन उससे नहीं, उन्हीं के करीबी रिश्तेदार के बेटे से कर दिया। वहाँ भी मुझसे नहीं पूछा गया कि क्या आप शादी करना चाहती हो उससे? खैर कोई बात नहीं, हम लड़कियों को बचपन से ही सिखाया जाता है संस्कृति, जो माँ-बाप का डिसीज़न होगा वही लेना है। वही सोचेंगे आपके लिए, जो सही रहेगा वही होता है और मैंने भी वही किया। कबूल है बोल दिया, शादी हो गई, उसके बाद ससुराल चली गई। ससुराल जाने के बाद माँ-बाप फिर से बम्बई चले गए और मुझे उत्तर प्रदेश में जो ससुराल है वहाँ पे रहना पड़ गया। अब आप सोचिए कि बम्बई में जब पेरेंट्स के साथ रहती थी और अचानक से कोई उसको ससुराल में डाल देगा, जाओ रहो जाके वहाँ पे और चला जाएगा और 1 साल तक नहीं आएगा, तो वो लड़की कैसे एडजस्ट कर पाएगी? अब मेहमान बन के किसी घर में जाओ और 3 घंटे रह जाओ तो आपको लगता है मेरे घर जाना चाहिए, मुझे तो साल भर रहना पड़ा। वहाँ कोई चीज़ की सुविधा नहीं थी, लाइट नहीं था, चिराग में रहते थे और शौचालय का तो कोई ठिकाना ही नहीं था और बहुत लंबा घूँघट लेना था। लंबा घूँघट लेके, लोटा लेके अगर हमें शौचालय जाना है तो हमें सड़क पे जाना पड़ता था, वो भी इंतज़ार करना पड़ता था कि कब अंधेरा होगा। या तो आप सुबह के अंधेरे जा सकते थे या तो रात होने के बाद अंधेरे में जा सकते थे। 1-2 बार तो मैं खड्डे में भी गिर गई और कितना बुरा लगता था जब बैठते हैं हम शौचालय के लिए और गाड़ी आ रही है, फिर खड़े हो जाओ, हेडलाइट जल रही, फिर खड़े हो जाओ। तो ये बहुत ही डरावना था। अभी तो हँसी हमें आती है, लेकिन बहुत डरावना वो सिचुएशन था जिससे गुज़रना पड़ा। उसके बाद जब शादी हुई तो पता चला कि जब बचपन था तो पापा छोड़ के बम्बई कमाने चले गए थे, जब शादी हुई तो पति छोड़ के बम्बई कमाने चला गया। पूरे जो बचपन से लेके जो जवानी का जो दौर था, वो हमेशा प्यार से महरूम रही, जो एक ध्यान रखा जाता है, जो एक केयर होता है एक पति का, एक पिता का, उससे मैं महरूम रही। ठीक है, अब मैंने अपने आप को बहुत सँभाला, ठीक है, कोई बात नहीं। तो एक तो फिर वो जो प्रेगनेंसी की बात आई थी, प्रेगनेंसी में वो दिन तारीख गिनने जाने लगा कि मेरा बेटा तो मुंबई से कब आया, कौन-सी डेट को ये प्रेग्नेंट हुई, ये तो मेरा बच्चा नहीं है, ये दूसरे का बच्चा लेके आई है, इसके पेट में दूसरे का बच्चा है। और उतना जाके मेरे पति को उल्टा-सीधा चढ़ाया और उन्होंने आके घर में दरवाज़ा बंद किया और वो सब बाहर चले गए और दरवाजे में अंदर इतना मुझे बेल्ट से मारा, जितना मन किया उनका पेट भर के उन्होंने बहुत मारा।
उसके बाद जब बहुत मार खा लिया तो घर वाले आए कड़ी खोलने और बोले कि नहीं उसको मारो नहीं, इतना थोड़ी मारता है कोई। मैंने बोला ठीक है। रात में जब आया तो हल्दी लगाने आया तो मैंने बोला, पति आया बोला एक ही बार तो मारा है ना, बार बार थोड़ी मारता हूँ। तो मैंने बोला आत्मसम्मान भी एक ही बार टूटता है ना, बार बार नहीं। मैंने बोला आत्मसम्मान तो एक ही बार टूटता है ना, बार बार नहीं टूटता है। ऐसे जिंदगी ऐसे लगने लगी थी अब जिंदगी का फायदा नहीं है, और जो होना था बचपन से मुझे कुछ मिल नहीं पाया तो क्या फायदा जीने का। इसी तरह दीवार में सर पटक लेती थी, अकेले रहने लगी थी। एक दिन अपने आप को ख़त्म करना चाहती थी और मैंने घासलेट यानी कि मिट्टी का तेल पी लिया और उसके बाद हॉस्पिटल में एडमिट किया। फिर पुलिस केस बहुत हो गया। फिर बाद में क्या है ना, गाँव में क्या होता है कि वहाँ के जो प्रधान होते, पंचायत होते हैं, वो अगर ऐसा कुछ हादसा होता है ना औरतों के साथ, उनको लगता है घरेलू मसला है, उसको दबा लिया जाता है। तो सभी औरतों के साथ होता है, क्या है इसमें, ठीक हो जाएगा। तो उसके बाद वो केस वहीं दबा लिया गया और उसके बाद फिर हसीना ने एक ही फैसला किया कि हसीना बस हो गया। तो कितने बार टूटेगी, कितने बार मार खाएगी? हमेशा मार खाने के लिए बनी है क्या? मार खाने का सिलसिला तो वही चलते जा रहा है, बस इंसान बदल गया है। बस वहीं से तय किया कि अब यहाँ नहीं रहना है और यहाँ से चली गई, मुंबई चली आई। प्रेग्नेंट थी, कोई बात नहीं, कोई साथ में नहीं था, कोई बात नहीं, अकेले चली गई। हॉस्पिटल में जाना, फॉलोअप लेना सब अकेले करते रही। जब किसी पति पत्नी को देखती थी उसका संभाल रहा है तो बहुत रोती थी कि काश मेरे साथ भी ऐसे ही होता, क्योंकि हमेशा ऐसे ही हुआ कि मुझे अकेलापन ही महसूस हुआ है। उसके बाद एक संस्था में लगी, महज 600 रुपये से नौकरी शुरू करी। फिर मैंने कहा कि अब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, अब अपने पैरों को खुद मजबूत किया जाए। ऐसा कुछ बनो, अपने आप को बनाओ कि किसी मर्द के ऊपर, किसी लोगों के ऊपर, किसी पावर का आपका इंतजार ना करना पड़े, आपको डिपेंड ना होना पड़े कि वो नहीं रहेगा तो मेरा काम ही नहीं होगा। इसी तरह मैंने 10वीं पढ़ाने के बाद माँ बाप ने तो ये हो गया था, तो मैंने 11वीं की पढ़ाई करी, 12वीं, फिर ग्रेजुएशन किया, फिर मास्टर ऑफ सोशल वर्क किया। एक महज स्नेहा में मैं एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर से जुड़ी थी। तो स्नेहा में आने के बाद ये सीखा कि हमारे विचार क्या होने चाहिए, हम क्या है, अपने सोच को बदलना चाहिए और हमें एक एम्पावर यानी मजबूत बनाने का काम स्नेहा ने बहुत ट्रेनिंग देते हुए कहा। उन्होंने ये भी बताया कि अगर हम सबका ध्यान रखते हैं, सबकी सेहत का ध्यान रखते हैं, हम अपना ध्यान कब रखेंगे। तो सोनाली मैम का एक ट्रेनिंग था, उसमें कहा गया था एम्प्लॉय ने खुद का ध्यान रखना चाहिए, अपने हेल्थ का, और एक्सरसाइज करना चाहिए, खाने का न्यूट्रिशन खाना खाना चाहिए। तो उसी तरह मैंने फिर सोचा, वो उस टाइम उनकी ये 2 लाइन कि हम दुनिया का ध्यान रखते हैं, अपना ध्यान क्यों नहीं रख सकते। तो वो उस बात से मैं इंस्पायर होके मैंने एक्सरसाइज शुरू किया और एक्सरसाइज शुरू करने के बाद मैंने सोचा कि जहाँ पे मैं रहती हूँ वो पूरा मुस्लिम एरिया है और पूरे हिजाब वाले हैं, हिजाब पहन के औरतें चल सकती है, वहाँ पे एक्सरसाइज नहीं कर सकती है। उस जगह पे जाके मुझे ये बताना था कि हिजाब पहन के अगर वो औरतें हैं तो ऐसा नहीं कि कुछ नहीं कर सकती, वो भी बहुत कुछ कर सकती है। आज जो हिजाब पहन, वहाँ जाने के बाद पता चला कि उनको शुगर का इशू है, उनको थायराइड है, ब्लड प्रेशर का इशू है, किसी को मतलब हड्डियों का, मतलब हाथ नहीं उठ रहा है, पैर नहीं उठ रहा है, ऐसी औरतें वहाँ हिजाब में आती थी। और मैं गई वहाँ पे और वहाँ पे शुरुआत किया तो मैं अकेली ही शुरुआत किया। वहाँ पे दूर दूर से लोग, मुझे औरतें देखती थी हिजाब पहन के, और वहाँ पे एक दिन वो एक औरत आई और बोली दीदी आप भी हमारे साथ किया करो, क्योंकि हम यहाँ पे कर नहीं सकते। तो वो एक से शुरुआत किया, एक से करते करते 3, 4, फिर 5, ऐसे करते करते हमें चैलेंजेस भी बहुत आए। जैसे कि हमें एक थैली में पत्थर लपेट के मारना, एक बार मारा, बोला कोई बात नहीं, हम नया कर रहे हैं ना, जब आप नया करोगे ना तो आपको पत्थर पड़ेगी, आपको गालियाँ पड़ेगी, आपको मजाक उड़ाया जाएगा, सब होगा। तो उस टाइम क्या हुआ, पत्थर से मारा गया, एक के तो उंगली में लग गया, खून निकलने लगा, दूसरा बॉडी शेमिंग करने लगी, अरे सांड होके खा के यहाँ पे लौटने के लिए आती है। किसी ने बोला कि यहाँ पे इनकी छाती उछालने के लिए आता है। अरे भैया बोला हमको तो हिजाब पहनाया है, छाती हमारी उछल रही है। हाँ, हिजाब तो हमको पहनाता, अरे अपनी नज़रों पे भी तो कंट्रोल रखो। आपकी नज़र हमारे छाती पे ही क्यों जाती है, क्यों आप हमें इतना ये करते हो। अब हिजाब में भी आपको प्रॉब्लम है, हम अपनी सेहत के लिए भी कुछ नहीं कर सकते, हम क्या गुनाह कर रहे हैं। तो ऐसा करते करते कोई वीडियो निकाल रहा है, तो ऐसे करते करते पता ही नहीं चला कि कब 60 से 70 औरतें हो गई। और जब वो औरतों ने मुझे अप्रिशिएट किया, मतलब
पूरे गार्डन में मतलब सबके सामने हार पहनाया और प्रेज़ेंट दिया, तो बाकी औरतों को लगा कि नहीं ये हमारी सेहत के लिए अच्छा है, ये होना चाहिए। आज मेरी बेटी मुझे 3 बच्चे हैं, एक 20 साल की बेटी है, एक 14 साल की बेटी है और एक 7 साल का बेटा है। मैंने अपने बेटियों पे कभी ज़ोर नहीं डाला कि आपको हिजाब पहनना है, उनको जो मर्ज़ी आए वो पहन सकते हैं, क्योंकि कपड़े नहीं बताएँगे कि आप कितने शरीफ़ हो। जितने ज़्यादा कपड़े उतने ज़्यादा आप इज़्ज़तदार हो, जितने छोटे कपड़े उतने आप कैरेक्टरलेस हो। ये सारी पाबंदियाँ मैंने अपने बच्चों पे नहीं डाला, उन्हें हर चीज़ें सिखाई और मैं जोश टॉक का थैंक यू कहना चाहती हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ कि आज मुझे यहाँ बोलने का मौका मिला है। धन्यवाद। क्योंकि आप जोश टॉक्स देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और वो सारे स्किल्स सीखना चाहते हैं जिनसे आप अपने सपने पूरे कर सकें। और आपके इन्हीं सपनों को पूरा करने में मदद करता है जोश टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग ऐप, जिसमें हम आपकी मदद करते हैं उन सारे स्किल्स को सीखने में जिनसे आप बाकियों से आगे बढ़ सकते हैं। चाहे इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी की कमी हो या पर्सनालिटी डेवलप करने में परेशानी हो रही है, इस सब के लिए आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन हम देना चाहते हैं और इसका नाम है जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। तो इंतजार किस बात का है? आज ही डाउनलोड कीजिए जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप और अपनी सक्सेस की तरफ एक नया कदम बढ़ाइए। क्लिक द लिंक नाउ।